भारत के संविधान में ना एक ऐसी पहेली छिपी है जिसने दशकों तक देश के सबसे बड़े कानूनी दिमागों को भी उलझाए रखा। सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वक्त के साथ पूरी तरह से बदल गया। तो चलिए इस दिलचस्प कानूनी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम इसकी आत्मा भी कहते हैं, कानूनी तौर पर इसका हिस्सा है भी या नहीं? पर यह सवाल इतना बड़ा था कि इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला बदलना पड़ गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले से, जहां पहली बार इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई थी। बात है साल 1960 की, और मामला था बेरूबारी यूनियन केस। यहीं पर प्रस्तावना की कानूनी हैसियत पर पहली बार आधिकारिक तौर पर सोचा विचारा गया। तो देखिए, अदालत ने ये तो माना कि प्रस्तावना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इससे संविधान बनाने वालों के मन और उनके बड़े बड़े इरादों को समझने की एक चाबी बताया। मतलब अगर संविधान का कोई हिस्सा है जो साफ नहीं है, तो प्रस्तावना उसका सही मतलब समझने में मदद करेगी। पर इतनी अहमियत बताने के बाद भी कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अब इसी बात ने एक बड़ा कानूनी कन्फ्यूजन खड़ा कर दिया। मतलब एक तरफ तो ये संविधान को समझने की चाबी है, लेकिन दूसरी तरफ उसका हिस्सा ही नहीं। ये थी पहली व्याख्या। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब आता है एक ऐतिहासिक मोड़, एक ऐसा केस जिसने भारतीय संविधान को देखने समझने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती मामले में ये सवाल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ खड़ा हुआ, और इस बार सब कुछ बदलने वाला था। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का अपने ही पुराने फैसले पर दोबारा विचार करना ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना ज़्यादा ज़रूरी था और 1960 के फैसले को लेकर कानूनी दुनिया में कितनी बेचैनी थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली राय को पूरी तरह से पलट दिया। बेरूबानी मामले का फैसला खारिज कर दिया गया और ये तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इस बार कोर्ट का तर्क ये था कि प्रस्तावना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये उन महान विचारों और उस दर्शन का सोर्स है जिस पर पूरा का पूरा संविधान खड़ा है। इसलिए संविधान को पढ़ना और समझना प्रस्तावना की रोशनी में ही होना चाहिए। तो केशवानंद भारती मामले के बाद प्रस्तावना की स्थिति हमेशा के लिए साफ हो गई। चलिए देखते हैं कि ये समझ समय के साथ और भी मजबूत कैसे हुई। ये टाइमलाइन इस पूरी यात्रा को एकदम साफ साफ दिखाती है। 1960 में भाग नहीं से शुरू हुआ, 1973 में भाग है तक का सफर तय हुआ, और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पक्की मोहर लगाते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल कोई नया नहीं था। ये तो संविधान सभा में भी उठा था। जब प्रस्तावना को पास करने के लिए वोटिंग हो रही थी, तो सभा के अध्यक्ष ने ये सवाल एकदम साफ साफ पूछा था। और सबसे जरूरी बात ये कि सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब तो यही हुआ कि संविधान बनाने वालों का इरादा हमेशा से यही था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा हो। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला था, वो संविधान निर्माताओं की असली सोच से पूरी तरह मेल खाता है। अच्छा, तो अब जब ये तय हो ही गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इसकी असल शक्ति क्या है? क्या इससे कानून बनाए जा सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसके कानूनी मायने हैं। यहाँ दो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहली, प्रस्तावना हमारी विधायिका को, मतलब हमारी संसद या विधानसभाओं को, ना तो कोई शक्ति देती है और ना ही उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। ये पावर का कोई सोर्स नहीं है। और दूसरी बात, ये गैर न्यायिक है, यानी नॉन जस्टिशिएबल। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं, उन्हें लागू करवाने के लिए कोई अदालत नहीं जा सकता। ये एक रास्ता दिखाने वाला सिद्धांत है, कोई कानूनी तौर पर लागू होने वाला नियम नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर प्रस्तावना न तो शक्ति देती है और ना ही इसे अदालत में लागू किया जा सकता है, तो फिर संविधान का एक अभिन्न अंग होने के नाते इसका असली महत्व क्या है? ये वो सवाल है जो हमें इसके कानूनी दर्जे से आगे जाकर इसके दार्शनिक और नैतिक महत्व पर सोचने के लिए मजबूर करता है।